नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज फिर मैं 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 में शुरू कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करा दिया है, जो बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस उतना पढ़ना बहुत जरूरी। देखो, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, उतना पढ़ो। उसके बाद आपको जो पढ़ना है यूपीएससी लेवल, बीपीएससी लेवल, यहाँ तक कि आपको अगर घटना चाहे कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ना, सब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो चैप्टर 4 है ग्लोबलाइजेशंस globalizations and the Indian इकोनॉमी। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इसका हिंदी में लिख सकते हैं हम लोग वैश्वीकरण वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये है। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ना कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। देखो, पहले जो लोग थे ना, पहले जो जैसे हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो 1947 में आज़ाद हुआ तो 1947 तक इतना कनेक्टिविटी नहीं था अदर कंट्री से। हमारे इंडिया का हमारे इंडिया का अदर कंट्री से इतना कनेक्टिविटी नहीं था। जैसे यूएसए से उतना संपर्क नहीं था, फिर हो गया चाइना से नहीं था। मतलब बहुत सारे जो कंट्री है ना, उस कंट्री से उतना संपर्क नहीं था। मतलब आप देखोगे ना, तो लोकल लेवल पे ज़्यादा कनेक्टिविटी था। मतलब ना, पहले जो व्यापार होते थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्थानीय लेवल पे होता था। मतलब बोल सकते हो कि पहले समय पहले के जो समय था समय में जो व्यापार होता था व्यापार होता था व्यापार केवल केवल स्थानीय 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 मीन्स लोकल लेवल पे होता था। स्तर पर ही लोकल स्तर पर ही सीमित था। तो क्या ये अच्छा था? नहीं, इसको डेवलपमेंट करना पड़ेगा ना। लेकिन जैसे जैसे समय चेंज हुआ, तो आपको पता है ना, हर चीज का एवोल्यूशन हुआ। गाड़ियां चलने लगी, रोड सड़कें बनने लगी, इंटरनेट आने लगा, बहुत सारे हर चीज का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। बहुत सारे चीजों का आविष्कार हुआ, जैसे परिवहन का, संचार का, तकनीकी का। किस 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 बोल सकते हो? परिवहन का परिवहन का संचार का, तकनीकी का तकनीकी का ये सब का क्या हुआ, विकास हुआ। और जब विकास होगा तो क्या होगा, लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन करना शुरू करेंगे। और यही करना ही स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, एक कंट्री से, मतलब एक देश से दूसरे देश में क्या हुआ, कनेक्टिविटी स्टार्ट होगी। समझ रहे हो आप? समझ में आया? मतलब पहले पहले के जो लोग थे, मतलब पहले जो थे, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। पहले के समय में जो व्यापार थे ना, वो केवल स्थानीय लोकल स्तर पर ही किया जाता था, और बहुत सीमित था। मतलब उतनी संसाधन नहीं थी। संसाधन का मतलब ना, परिवहन उतना अच्छा नहीं था, संचार नहीं थी, तकनीकी नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय उसका उतना विकास नहीं हो पाया था, क्योंकि विकास चाहिए ना एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, डे बाई डे हर चीज का विकास हुआ, तो परिवहन का विकास हुआ, संचार का विकास हुआ, तकनीकी का विकास हुआ। तो क्या हुआ, एक देश दूसरे देश से कनेक्टिविटी बनाना स्टार्ट कर दी। समझ रहे हो? ये थी हमारा भूमिका। तो यहीं से शुरू होती है ग्लोबलाइजेशन।
ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, हम लोग मतलब पढ़ते हैं। देखो ये बिहार दरोगा के लिए काफी सफिशियंट है भाई, इतना ही पढ़ना है। देखो आप इसके बाद घटना चक्र, कौन सा चक्र, आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास समय है पूरा पढ़ो। लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़ते हो ना तो ये आपके लिए बेसिक अधूरा है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ज्यादा पूछे जाएंगे। और ये आपका फाउंडेशन तैयार करता है, बेसिक, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से शुरू होती है वैश्वीकरण। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वी वैश्वीकरण वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण क्या है मतलब, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाई ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, देखो ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन, मैं डिफिनेशन लिखता हूँ। ग्लोबलाइजेशन 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 वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसके जिसके द्वारा द्वारा विश्व विश्व के विश्व के देश एक दूसरे के एक दूसरे के साथ आर्थिक आर्थिक सामाजिक सामाजिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक 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 और तकनीकी तकनीकी रूप से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। मतलब देखो वैश्वीकरण क्या होती है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के एक देश दूसरे देश के साथ आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामाजिक मतलब जो कल्चरल होती है ना, उसका कल्चर, हमारा कल्चर, वो सांस्कृतिक रूप से और तकनीकी टेक्नोलॉजी के रूप से आपस में एक देश दूसरे देश से जुड़े हुए हैं। मतलब अगर मान लो इंडिया है, इंडिया और यूएसए, तो यूएसए और इंडिया एक दूसरे से आपस में कनेक्ट है हर चीज से। इसको ये साझा कर रहा है, इसको ये साझा कर रहा है, इसको ये साझा कर रहा है, इसको ये साझा कर रहा है। तो इसी को बोला जाता है वैश्वीकरण। समझ में आया, समझ में आया। मतलब ग्लोबलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के देश के साथ एक दूसरे के साथ सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब समझ में आया। देश का जो उत्पादन होगा, व्यापार होगा, निवेश होगा, उपभोग होगा, वो एक दूसरे पे निर्भर है, एक दूसरे पे निर्भर है। मतलब समझ रहे हो ना। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब कहने का मतलब हुआ ना कि अगर मान लो हमारा देश है, तो इंडिया देश और ये देश एक दूसरे से किस पे उत्पादन उत्पादन उत्पादन, व्यापार
व्यापार, निवेश, निवेश और उपभोग, ये क्या है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है। मतलब ना इंडिया कुछ इंपोर्ट यूएसए को कर रहा, तो यूएसए इंडिया को कर रहा। मतलब उत्पादन के दृष्टि से, व्यापार के दृष्टि से, निवेश के दृष्टि से और उपभोग के दृष्टि से एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब ना एक दूसरे के साथ वो निर्भर है, कह सकते हो निर्भर है। तो यही वैश्वीकरण का अर्थ होता है। समझ में आ गया? सीधा बोलो ना कि वैश्वीकरण वो अर्थ है ना जो एक देश दूसरे देशों के साथ विश्व स्तर पर अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ दे, कनेक्ट कर दे, वैश्वीकरण कहलाता है। बिल्कुल। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये सब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखो ये डिफिनेशंस पूछ सकता है, दरोगा में पूछ सकता है कि वैश्वीकरण क्या है। समझ रहे हो आप? क्यों नहीं पूछ सकता? क्योंकि एनसीईआरटी का डिफिनेशन। अब देखो बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए रहेंगे इधर का उधर का, लेकिन बेसिक चीज उन्हें नहीं पता रहेगा तो क्या होगा, फड़फड़ा जाएंगे क्वेश्चंस देख कर ही। ये कहाँ से पूछ दिया रे बाबा? अरे बाबा पूछा है एनसीईआरटी से, आप पढ़े रहते तब ना। ठीक है, तो इसलिए बेसिक चीज को पहले मजबूत करना सीखो, कोई भी एग्जाम को फाइट करना है तो। ठीक है, अब आते हैं। देखो वैश्वीकरण का क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है। वैश्वीकरण का मेन कंपोनेंट, मतलब बोल सकते हो ना कि अगर हम वैश्वीकरण किसी देश के साथ कर लेते हैं तो क्या फायदा होगा, क्या होगा। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के मुख्य घटक, मुख्य घटक, मुख्य घटक मतलब बोल सकते हो मेन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो इसमें क्या होती है, देखो अगर मान लो कि हमारा एक देश है इंडिया, ठीक है, और इंडिया को हम लोगों ने बहुत सारे देशों के साथ कनेक्ट कर दिया। एक देश के साथ नहीं, बहुत सारे देश के साथ, बहुत सारे देश के साथ हम कनेक्ट कर दिए, आर्थिक रूप से, दृष्टि, सब तरह से ये बहुत सारे देशों से कनेक्ट कर दिए। तो देखो क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहला होगा इंटरनेशनल ट्रेड होगा, इंटरनेशनल नेशनल ट्रेड होगा। इंटरनेशनल ट्रेड में तो समझते हो ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। ठीक है, दूसरा, दूसरा क्या होगा, विदेशी निवेश शुरू हो जाएगी, विदेशी निवेश, निवेश शुरू हो जाएगा। विदेशी निवेश समझ तो समझते हो ना, फॉरेन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, बहुत सारे कंपनियां जो होगी ना, एमएनसी, एमएनसी कंपनी, एमएनसी कंपनी भारत आना शुरू हो जाएगी। मतलब विदेशी कंपनी, विदेशी जो कंपनी होगी वो भारत आ जाएगी, विदेशी कंपनियां भारत आ जाएगी, भारत आएगी। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर मतलब ना आईटी सेक्टर का बूम होगा। आईटी सेक्टर मतलब समझ रहे हो ना, आईटी सेक्टर में जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, चैट जीपीटी, एआई, ये सब का। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट होगा। आप कहोगे ना कि सर क्या हवाई जहाज, बिल्कुल हवाई जहाज भी आप बोल सकते हो, ट्रेन बोल सकते हो, जहाँ जैसा है सिस्टम उस तरह से हम लोग शुरू कर देंगे परिवहन। जैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया,
नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब में क्या है, हम लोग रेलवे से भी शुरू कर सकते हैं, बहुत सारा सुधार हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा एक देश दूसरे देश से। तो देखो अगर हम वैश्वीकरण कर देते हैं एक देश को, इंडिया को हम बहुत सारे देशों के साथ कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हो जाएगा, विदेशी निवेश शुरू हो जाएगी, बहुत सारी कंपनियां जो होगी ना वो भारत में आएगी, बड़े बड़े कंपनियां इन्वेस्टमेंट करेगी, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। बहुत सारे एमएनसी कंपनियां भारत आ जाएगी और नई कंपनियां ओपन करेगी। आईटी सेक्टर में जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारे चैट जीपीटी और भी जो है ना एआई, सब का क्या हो जाएगा, मोबाइल इंटरनेट का। जैसे आप देखोगे तो सैमसंग का, सैमसंग नहीं, आईफोन का मुंबई में देखे हो ना एक बड़ा सा स्टोर खोला गया, तो क्या है आईटी सेक्टर में ही तो है। और ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट हो जाएगा, परिवहन का सुधार होगा। जैसे अगर बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, फिर इधर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, उधर क्या है, आप हर तरह से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, रेलवे से कर सकते हो, फिर क्या बोलते हो, बस सेवाएं शुरू कर सकते हो, एयरलाइन शुरू कर सकते हो, हर तरह का आप शुरू कर सकते हो। तो कितना बेनिफिट होगा, तो कितना फायदा होगा, इतना फायदा हो जाएगा अगर हम वैश्वीकरण कर देते हैं तो। समझ में आ, तो यही चाहिए। अब देखो इससे क्या फायदा होगी, इससे बहुत सारे फायदा होगी, आप समझ ही रहे हो इससे क्या फायदा होगा। रोजगार बढ़ेगी, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है ना वो बढ़ेगा, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा फायदे होंगे। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एमएनसी। देखो एमएनसी क्या होती है, एमएनसी की अगर मैं बात करूं तो एमएनसी मतलब होती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है, जैसे कोका कोला, पेप्सी, सैमसंग, टोयोटा, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, ये क्या है, सब एमएनसी कंपनी है। एमएनसी का मतलब होता है ना एक देश से बहुत सारे देशों में उसकी हिस्सेदारी हो, उसका ब्रांच हो, उसको बोला जाता है एमएनसी कंपनी। और एमएनसी कंपनी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, वैश्विक प्रभाव ज़्यादा पड़ती है एमएनसी कंपनी में। अब आती है, देखो यहाँ पे मैंने बोला फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होती है, जब कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश में कंपनियां ओपन करती है, फैक्ट्रियां लगाती है, व्यापार करती है, उसी को बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे भारत भारत में आप देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनियां हैं ना जो विदेशी निवेश किया हुआ है। जैसे एप्पल, एप्पल का एक नया आईफोन स्टोर शुरू किया, तो क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही तो शुरू हुआ। मतलब ना जब कोई विदेशी कंपनी किसी देश में पैसा लगाती है या फैक्ट्री खोलती है या व्यापार करती है, उसी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट में विदेशी निवेश कहा जाता है। फायदा क्या होगा, देखो फायदा क्या होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, नए नए टेक्नोलॉजी आएगा, उत्पादन में वृद्धि होगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, यही सब तो बढ़ेगा। लेकिन नुकसान भी होंगे, क्या नुकसान होंगे, लोकल लोग, जो लोकल व्यापारी है ना उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। देखो मैं नुकसान और फायदा लिखता हूँ, ये सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखो सबसे पहली बात, फायदा क्या होंगे। देखो अब अगर हम एमएनसी मतलब कोई भी नेशनल कंपनी अगर आती है भारत में, तो ऐसा नहीं कि फायदा ही होगा, नुकसान भी होगी, लेकिन नुकसान उतना नहीं होगा जितना फायदा होगा। समझ रहे हो आप। देखो जैसे अगर मान लो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है, फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट होती है तो क्या होगा, बहुत सारा फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। लाभ क्या होंगे, फायदा क्या होगा, लाभ क्या होंगे, लाभ होंगे कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगर नई कंपनियां ओपन होगा तो जरूरी है कि रोजगार मतलब जॉब निकालेंगे ही, तो नए नए कंपनी आने से क्या होगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा, तो रोजगार
के अवसर बढ़ेंगे, अवसर बढ़ेंगे। फिर क्या होगा, नए न्यू टेक्नोलॉजी का, न्यू टेक का बूम होगा। फिर है प्रोडक्शन में वृद्धि होगा, प्रोडक्शंस में वृद्धि होगा। और जब प्रोडक्शंस में वृद्धि होगा तो हमारा जीडीपी में वृद्धि होगा, क्योंकि जीडीपी में क्या होता है, विदेशी कंपनियों को भी हम लोग शामिल कर लेते हैं। और क्या होगा, एक्सपोर्ट में वृद्धि होगा, एक्सपोर्ट में भी वृद्धि होगा। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है, नुकसान भी होगा। ऐसा नहीं कि फायदा ही होगा, नुकसान भी होगा। नुकसान क्या होगा रे बाबा, नुकसान यही होगा ना कि जो लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट है या लोकल है, वो लॉस में हो जाएंगे, क्योंकि उनकी थोड़ी सी तवज्जो देना लोग बंद कर देंगे। और क्या होगा, सारे एमएनसी कंपनियां की नियंत्रण होने लगेगा। तो जो लोकल कंपनियां हैं भारत की, वो डूब जाएगा। और अनइक्वलिटी आ जाएगा, मतलब गरीब गरीब हो जाएंगे और अमीर अमीर हो जाएंगे, ऐसा होने लगेगा। समझ में आ गया। लेकिन ऐसा देखोगे ना तो भारत में अगर हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन को इंडियन के प्रेफरेंस से, तो फायदा ही होगा। क्यों, क्योंकि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विदेशी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध होगी, नए नए टेक्नोलॉजी आएगा, सेवा क्षेत्र में जैसे आईटी, बीपीओ, कम्युनिकेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। और निर्यात बढ़ेगा, निर्यात में जैसे भारत के जो भी वस्तु है ना वो एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे आप देखोगे ना तो भारत में अभी सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट किया जाता है, विश्व स्तर पे करते हैं। खतरा भी है, छोटा जो उद्योग होगा ना, लोकल मार्केट या लोकल इन्वेस्टमेंट वाले जो होंगे विदेशी, उससे पिछड़ जाएंगे, असमानता बढ़ेगी, बड़े शहर वाले बहुत अमीर हो जाएंगे और जो छोटे शहर वाले हैं वो गरीब हो जाएंगे। संस्कृति का प्रभाव पड़ेगा, जैसे मान लो विदेशी कंपनी आएंगे तो विदेशी लोग इंडिया में रहेंगे, तो उनका अपना कल्चर होगा, उनका अपना रहन सहन होगा, तो उसका इम्पैक्ट भारत पे पड़ेगा। और कृषि पे कम असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो किसान है वो तो अभी भी देखते हो ना, नए टेक्नोलॉजी से काम नहीं करते हैं, पुराने टेक्नोलॉजी से करते हैं, तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं, देखो भारत एक स्तर आगे पहुंचा है। देखो मैं आगे चलता हूँ, एक स्तर यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा कि ग्लोबलाइजेशन से कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है। हो सकता है क्या, बहुत फायदा है। देखो हर चीज में दो चीज तो होती है, फायदा भी होती है, नुकसान भी होती है। लेकिन फायदा को ज्यादा कंसीडर किया जाता है, नुकसान को हम लोग मैनेज करते हैं, क्योंकि नुकसान से ऐसा नहीं कि आप फायदा को छोड़ दो। मान लो कि आप अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हो और 4 महीना आप बिना होली, अभी देखो त्यौहार है, दशहरा, दिवाली, छठ, इस सब में आप नहीं मनाओगे, तो आपके लिए क्या है, बेनिफिट नहीं है। मानते हैं कि आप घर से दूर हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म तक तो फायदा होगा ना। देखो क्या, इसकी मैं बात करता हूँ आगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं एक बात को। तो क्या हुआ था भाई, आप जानते होंगे कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 में आज़ाद होने के बाद हमारे देश में बहुत सारे संकट आ चुके थे। इतना संकट था ना हमारे देश में, सबसे पहले गरीबी थी, बेरोजगारी था, आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा था, इतने संसाधन नहीं थे जो हम क्या बोल सकते हैं, क्या था, गरीबी था बहुत ज़्यादा लेवल पे। आज़ादी के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, आफ्टर आफ्टर 1947 की मैं बात कर रहा हूँ, गरीबी थी, बेरोजगारी बहुत सीमित लेवल पर था, संसाधन नहीं था, संसाधन सीमित था, अभी भी सीमित है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, सीमित था। और टेक्नोलॉजी का उतना नहीं था, बहुत सारे और रीजन्स हो सकते हैं। गरीबी बहुत हाई लेवल पे था, बेरोजगारी हाई लेवल पे था, और संसाधन बहुत सीमित था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हमारा देश बहुत गरीब था, मतलब ना तुलना नहीं कर सकते थे कि हम क्या करेंगे। तो भारत सरकार के पास दो ऑप्शन था, बहुत सारे ऑप्शन थे। एक तो ऑप्शन था ना कि हम भारत को समाजवादी अर्थव्यवस्था बनाएं, समाजवादी बनाएं कि पूंजीवादी बनाएं या मिश्रित बनाएं, मिश्रित मिश्रित बनाएं। तो भारत सरकार ने दोनों को सेलेक्ट किया, समाजवादी को भी किया और पूंजीवादी को भी किया। आपको पता है ना, पूंजीवादी वो होते हैं
जो विकसित भारत मतलब विकसित देश वाले होते हैं, जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत को समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं समाजवादी करूं, पूंजीवादी करूं या मिश्रित करूं। तो भारत ने दोनों अपनाया, समाजवादी को भी अपनाया और मिश्रित को भी अपनाया। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी इन्होंने अपना लिया। अब समस्या यह है ना कि जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ते गया, तो एक ऐसा समय आया जिसका नाम था 1991। 1991 तक पता है भारत में आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ। मतलब जो हमारा भारतीय ये फॉरेन रिजर्व था ना, फॉरेन रिजर्व, मुद्रा संकट हो गया। मुद्रा संकट हो गया। मुद्रा संकट हुआ। मुद्रा संकट हो गया कब? 1991 में। तो भारत में जब मुद्रा संकट हुआ तो क्या किया जाए? मुद्रा संकट हो गया तो भारत ने एक प्लान बनाया, भारत सरकार ने एक प्लान बनाया। उस समय क्या थे ना, प्रधानमंत्री आप जानते हो नरसिम्हा राव थे, नरसिम्हा राव। और जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह थे। उन्होंने एलपीजी लाया, एलपीजी। एलपीजी का मतलब होता है क्या क्या लाया? लिबराइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस और ग्लोबलाइजेशन। देखो ये चैप्टर 11th क्लास में एक स्पेशल पढ़ना है। और पता है 2023 के जब एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का पीटी, उसमें से 2 क्वेश्चंस पूछा गया था। एक यही पूछ दिया था कि 1991 में जो आर्थिक संकट आया था उसका मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण यही था, मुद्रा संकट। मुद्रा संकट नहीं था, मतलब ना डॉलर की कमी आ गई थी। आप सोचो कि अगर भारत में डॉलर कम जाएगा तो क्या होगा? आप दूसरे देशों से सामान नहीं खरीद पाओगे, जैसे पेट्रोल नहीं खरीद पाओगे, और भी जो बेसिक सामान है वो नहीं खरीद पाओगे। आप नहीं खरीद पाओगे तो क्या होगा? आप सोच रहे हो कि नहीं खरीदोगे तो हमारे देश में ही अवेलेबल है। अरे नहीं, हमारे देश में पेट्रोल कहाँ अवेलेबल है? हमारे देश में क्रूड ऑयल कहाँ अवेलेबल है? कच्चा कच्चा जो तेल है वो कहाँ अवेलेबल है? आप जब नहीं खरीद पाओगे तो क्या होगा? आर्थिक संकट तो होगा ही। आप पेट्रोल से गाड़ियां नहीं चला पाओगे, ट्रांसपोर्टेशन सारे ट्रक बंद हो जाएगी, मतलब पूरी तरीका से जानते हो ना आर्थिक संकट आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ था 1991 में। 2 सप्ताह, 2 वीक का ही मुद्रा रिजर्व बचा हुआ था। तो भारत सरकार ने एक योजना लाया, एलपीजी। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है? अच्छे से समझ लेते हैं। देखो ऐसे ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि आप देख लेना पूरा डिटेल से मैंने वहाँ पे भी समझाया है। ऐसे यहाँ पे भी मैं रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लिंक चैप्टर है, ठीक है? देखो मेरा काम है पढ़ाना, आपको का काम है पढ़ना और सही चीज पढ़ना, क्योंकि बिहार दरोगा में ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो आप नहीं कर पाओगे। बस एनसीईआरटी को सही तरीका से आप बेस बना के पढ़ोगे तो काम हो जाएगा, और नहीं पढ़ोगे तो मामला गड़बड़ है। देखो देखो भारत में क्या हुआ ना, भारत में 1991 में आर्थिक सुधार हुआ। आर्थिक सुधार हुआ। आर्थिक सुधार हुआ जिसको बोला जाता है इकोनॉमिक 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 रिफॉर्म। रिफॉर्म 1991 ये हुआ, ठीक है? इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ 1991 में। देखो इस प्रक्रिया के तहत पता है भारत ने क्या क्या किया? इसको हम लोग एलपीजी भी बोलते हैं, एलपीजी पॉलिसी बोला जाता है। भारत ने यही अप्लाई किया। पता है ये कब किया? देखो क्या हुआ था, जब भारत में मुद्रा की कमी आ गया था, तो मुद्रा को बेस बनाने के लिए हम लोगों ने ये वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से हम लोगों ने लोन लिया। लोन लिया, और लोन किसके फॉर्म में लिया? डॉलर के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि हमें डॉलर ही चाहिए था। तो देखो वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने लोन तो दिया, लेकिन बहुत सारे उन्होंने टर्म एंड कंडीशंस को उन्होंने रख दिया। बोला देखो भाई मैं तो लोन दूंगा, लेकिन मैं आपको टर्म एंड कंडीशंस जो है ना वो आपको फुलफिल करना होगा। तो भारत सरकार पूछा क्या करना होगा, तो उन्होंने बोला कि आपको एलपीजी करना होगा। एलपीजी मतलब
लिबराइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस और ग्लोबलाइजेशंस करना होगा, तभी मैं आपको लोन दे पाऊंगा, अन्यथा नहीं दे पाऊंगा। तो भारत सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया और फिर यहीं से शुरू हुआ 1991 की आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक। तो एक एक चीज को हम लोग समझ लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। देखो 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 आगे हम लोगों ने पढ़ा था, ये इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई लोन दे देगा, आपको भी कोई लोन देगा ना तो बहुत सारे टर्म कंडीशन रखते हैं तभी लोन दिया जाता है, नहीं तो आप लोन नहीं ले सकते। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहला था लिबराइजेशन। लिबराई लिबराई लिबराइजेशन, जिसका हिंदी में बोल सकते हो उदारीकरण। उदारीकरण, तो उदारीकरण में क्या था ना, देखो पहले के जो हमारे भारत सरकार थी, वो कोई भी कंपनियों पे काफी सख्त नियम और कानून बनाए हुई थी। तो वो क्या किया ना, उसको खत्म किया, मतलब ना मतलब सीधा बोल सकते हो सिंपल वर्ड में कि सरकार ने नियम नियम कानून कानून नियम कानून आसान किए आसान किए ताकि ताकि व्यापार और निवेश निवेश में बाधाएं ना हो, मतलब बाधाएं ना हो, बाधाएं कम हो, ठीक है, कम हो, ये हुआ। तो इसी को बोला जाता है उदारीकरण। देखो बिहार दरोगा में पूछा गया था ये क्वेश्चन। दूसरा उन्होंने किया प्राइवेटाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन। देखो मैंने ये चैप्टर्स को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। प्राइवेटाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं निजीकरण। निजीकरण में क्या हुआ था कि जो सरकारी कंपनियां थी ना, वो सरकारी कंपनियां जो थी उसको बेच दिया और निजी हाथों में दे दिया, मतलब सरकारी सरकारी उद्योगों को निजी कंपनियों को सौंपा गया, ठीक है, ये था। तो और ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया। तो लिबराइजेशन हुआ और प्राइवेटाइजेशन हुआ, समझ गया। मतलब जो सरकारी कंपनियां थी ना वो बोझ बनी हुई थी, जैसे आपने देखा होगा हाल ही फिलहाल में टाटा टाटा पहले भारत सरकार की थी, तो वो सही से संभल नहीं पा रहा था, तो क्या किया, टाटा को फिर से टाटा को दे दिया। एयरलाइंस जो थी ना, एयरलाइंस उसको फिर से टाटा को ही बेच दिया, और वो भी 100% बेच दिया, 1 रुपया का वो उसमें हिस्सेदारी भारत सरकार को नहीं है। तो ऐसी तरह से किया गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। देखो आगे है, एक नया आया सबसे पहले WTO। देखो एक नया ही देखो WTO पता है इसी समय स्थापना हुआ था, 1991 में ये संकट आया और 1995 में भारत मतलब इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ WTO का। WTO, देखो WTO हम लोग WTO के बारे में पढ़ते हैं।
WTO का होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ये हुआ WTO। देखो इसका मुख्यालय आपको पता, सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ, 1995 में। इसका हेड क्वार्टर आप देखोगे ना तो कहाँ है? जिनेवा में, जेनेवा में है। कहाँ पड़ती है ये? स्विट्जरलैंड में पड़ती है, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है देश के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच, जैसे इंडिया और यूएसए के बीच में क्या करता है, बहुत सारे कंट्री है, सारे कंट्री के बीच में ये देश के बीच में व्यापार को बढ़ाने का काम करता है। जो भी व्यापार से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होती है, विवाद उत्पन्न होता है, इसको सोल्व यही करता है, WTO करता है। और ये ज्यादा से ज्यादा क्या करता है पता है? ये फ्री ट्रेड का प्रोत्साहित करता है कि आप करो ट्रेड, लेकिन फ्री करो, किसी भी तरीका का कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से WTO चर्चा में आया। देखो ग्लोबलाइजेशन से मैंने आपको बताया कि भारत सरकार ने शुरू किया था, ये था। तो यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। तो यही था हमारा इस चैप्टर का मुख्य। यहाँ तक आ गए हो, वीडियो लाइक कर देना, ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, हम लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ लिया। ठीक है, धन्यवाद भाई।